मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में जो चर्चा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, सप्ताह का ये अंतिम दिन है। आज शनिवार है। आज के दिन जो चर्चा होती है वो लगभग ऐसी स्थिति में पहुंचती है ताकि अगले जो मंडे से हम शुरू करते हैं उसमें कुछ नई चीज़ें शुरू की जाए। तो आज ऐसी ही कुछ इच्छा है कि रीतिकाल को आज बैंडअप किया जाए और हमें आधुनिक की ओर बढ़ा जाए। सोमवार से हम लोग आधुनिक पर बातचीत करेंगे, जिसमें काल वाइज हम विभाजन करेंगे और उस विभाजन में बातचीत होगी। आज की जो बातचीत है वो रीतिकाल के इस विषय पे है कि रीतिकाल किस तरह से आधुनिक में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि ये संधि का काल है। संधि का काल है अर्थात रीतिकाल का अस्ताचल है और आधुनिक काल का उदय है। तो ये अस्ताचल और उदय दोनों का जो सामंजस्य है, इसे हम कहीं ना कहीं देखें तो एक धूमिल स्थिति बनती है। एक तरफ नजर आता है कि अभी भी रीतिकाल के पोजीशन बने हुए हैं और वही दूसरी तरफ लगता है कि नहीं, रीतिकाल अस्त होता जा रहा है और कुछ नई चीज़ें उद्घाटित हो रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये क्षितिज बनता है। जैसे आप देखे होंगे कि सूर्य और समुद्र के बीच जो आसमान की वो क्षितिज है, उस प्रकार से किसी का अंत और किसी का आगमन, क्योंकि जब तक किसी का भर्षण नहीं होगा तब तक किसी का सृजन नहीं होगा। तो भर्षण और सृजन का एक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का अपना नेचर है। उस नेचर के तहत आप देखेंगे कि स्थिति ऐसी बनती है कि रीतिकाल अंतिम दौर में जाता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। ब्रज भाषा भारतेंदु तक है, कविताओं में निहित है, लेकिन गद्य में कहीं न कहीं खड़ी बोली अपना स्थान बनाने लगती है। और ऐसी स्थिति में कि जब खड़ी बोली स्थान बना रही हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आधुनिक काल की शुरुआत होती है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग सोमवार से बातचीत करेंगे। आज केवल बातचीत करेंगे कि रीतिकाल का अंतिम चरण जब चल रहा है तो वहाँ पद्माकर हैं, वहाँ आप देखेंगे कि घनानंद हैं, ऐसे बड़े रचनाकार वहाँ मौजूद हैं। और पद्माकर की स्थिति ये रही कि पहले तो श्रृंगार, नक्षिक वर्णन और मनोरंजन युक्त कविताएं कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब उनका अंतिम समय आता है तो आप देखेंगे कि वो ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और वहाँ से उनकी रचनाएं ईश्वर प्रदत्त हो जाती हैं। और तब आप कह सकते हैं कि रीतिकाल के लोगों में ऐसा नहीं था कि मनुष्यता नहीं थी, भावनाएं नहीं थी, ये सारी चीज़ें निहित थी, परंतु कहीं ना कहीं आदमी का स्वार्थ, लोभ, लालच यह तोड़ देता है मनुष्य को और वहीं से मनुष्य अपनी मनुष्यता खोने लगता है। आप देखेंगे कि खास तौर पे भक्ति काल के बाद रीतिकाल में यह स्थिति बनती है, जहाँ पर सिकरी सो काम कुंभन कह रहे थे, लेकिन यहाँ सिकरी से काम है। सिकरी नहीं मिलेंगे तो लोग खाएंगे कैसे? वो असरफी, वो सिकरी, वो गहने, वो ज़मीन, वो जायदाद, वो संपत्ति, सारी चीज़ें ओवरऑल आपके समक्ष आते हैं और रीतिकाल इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। हर एक कविता करने वाले कवि रीतिकाल के उस दौर में होता है जहाँ उसे राजा के उस आश्रय का बहुत ही इंतज़ार है और ऐसी ही स्थिति में वो इंतज़ार करते हुए वहाँ पहुँचता है। अब भूषण जैसे जो राष्ट्रीय कवि हैं, कहा जाता है कि राष्ट्रीय चेतना के कवि भूषण या राष्ट्र कवि भूषण पर बातचीत होनी चाहिए। आप देखेंगे कि छत्रसाल हैं, ऐसे रचनाकारों को भी आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं राजा के अधीन हैं। शिवराज के अधीन भूषण है और छत्रसाल भी अपने देखेंगे तो वो रीवा के नरेश के अधीन हैं। इसका मतलब हुआ कि चाहे व्यक्ति जितना भी प्रबल रहा, मजबूत रहा, लेकिन उसे आश्रयदाता की आवश्यकता तो पड़ी है और वो कहीं ना कहीं आश्रय के समीप घूमता हुआ नजर आता है। और तभी रीतिकाल अब अंतिम चरण पे इसलिए जा रहा है क्योंकि राजा शासन समाप्त हो रहा है। औरंगजेब का आप जानते हैं, इतिहास में देखेंगे कि औरंगजेब का शासन 1705 में अस्ताचल की ओर है, अर्थात ये कि कहीं ना कहीं औरंगजेब का शासन समाप्त हो रहा है
और वहीं से राजा की पद्धति खत्म और अंग्रेजों की पद्धति शुरू हो रही है। और जब अंग्रेज राजा पद्धति मुगलों से समाप्त होता है और अंग्रेज पद्धति यानी कि जो संसदीय समग्रता है उसमें आप देखेंगे तो अंग्रेज हैं, और उन्हीं अंग्रेजों के कारण कहा जा सकता है कि आधुनिकता की शुरुआत हुई। अब इस पर हम बातचीत करेंगे कि आधुनिकता क्या है, इस पर कैसे क्या शुरुआत होती है, इस पर सारी चर्चा होगी। लेकिन आज के तारीख में हम लोग बातचीत करेंगे कि आधुनिकता से पहले रीतिकाल का जो अंतिम चरण है, वो अंतिम चरण निश्चित रूप से रीतिकाल को विदा करने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भावनाओं से जुड़ती हुई कविताएं हुई। इन सारी रचनाओं में रीतिकाल में आप देखेंगे कि कवियों का वर्गीकरण, काव्यों का वर्गीकरण, नीति परक दोहे, इसके अतिरिक्त सामाजिक दोहे, प्रकृति के दोहे और साथ साथ श्रृंगार तो प्रबल है ही। ऐसी रचनाओं में ब्रज भाषा की प्रबलता, ब्रज भाषा की मजबूती निश्चित रूप से हमारे रीतिकाल के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और वहीं से ये रीतिकाल आगे बढ़ता चला गया। और इसी रीतिकाल ने स्त्रियों को आगे लाने का काम किया, और फिर आधुनिक में सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। गद्य की मजबूती रीतिकाल में हुई है, भले ही वो गद्य आधुनिक काल में आकर निश्चित रूप से जवान होती है, यानी उसका वैश्य चीज़ें व्यस्तता आ जाती है। इन सारी बातों पर आधुनिक की चर्चा सोमवार से हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रखें। रीतिकाल का आज अंतिम समय है, जिस काल को हम लोग आज तक देखते आए। इन रीतिकालों में हमने आपसे बातचीत की थी कि आप लोग श्रृंगार, रीतिकाल में श्रृंगार, ये प्रश्न तैयार करें। दूसरा तैयार करें रीतिकाल में अलंकार। तीसरा तैयार करें रीतिकाल में रस। चौथा करें राष्ट्रीय चेतना के आधार पर भूषण की कविताएं। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र कवि के रूप में भूषण और छत्रसाल की वर्णन या विवेचना या वर्गीकरण, जो भी लास्ट में शब्द हो, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आएंगे। आप इनका ध्यान रखें। और पीर के कवि घनानंद, प्रेम के कवि घनानंद, ऐसे ऐसे प्रश्नों पर विचार कर लें, क्योंकि कुल मिलाकर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और एक अगर वाद विवाद यानी डिबेट का प्रश्न आएगा तो बिहारी और देव में समीक्षा पूछ लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप तय करें, प्रवर्तक कवि पर एक बातचीत रखें कि चिंतामणि या केशव, दोनों में कौन प्रवर्तक हैं, इस पर बातचीत करें। आज के लिए इतना रखें। कल की बातचीत हम लोग यानी रविवार के बाद जो बातचीत करेंगे उसमें आधुनिकता पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।